हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग MSW 001 का जो समाज कार्य का उद्गम और विकास है, इसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अभी इकाई 1 जो समाज कार्य का इतिहास और वैश्विक परिदृश्य है, इसमें हम लोग पिछले जो वीडियो में हमने समझा है कि उत्तरी अमेरिका का समाज कार्य जो 1.3 था, अभी हम लोग समझेंगे कि 1.4 दक्षिणी अमेरिका में समाज कार्य और 1.5 एशिया में समाज कार्य। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 1.4 दक्षिणी अमेरिका में समाज कार्य। तो 2.3 दक्षिण अमेरिका में समाज कार्य। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्पेन और पुर्तगाल का उपनिवेश था। दक्षिण अमेरिकी देशों में स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा, धर्म और रीति रिवाज के प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही बड़े पड़ोसी राज्यों में राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का दक्षिणी अमेरिका में एक प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक हित है। यह आरोप लगाया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिणी अमेरिका देश के आंतरिक मामलों में अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप करता है। दक्षिण अमेरिकी देशों की एक अन्य विशेषता यह है कि यहाँ राजनीतिक स्थिरता की कमी है। इन देशों में अधिकांश देशों में 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में स्वतंत्रता प्राप्त की अनेक अनुभवी तानाशाही बड़े पैमाने पर हिस्सा और मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अग्रसर हुए। इस क्षेत्र में सामंती प्रणाली द्वारा ऐतिहासिक रूप से बनाया गया सामाजिक और आर्थिक असमानता भी है। यहाँ नस्लवाद और भेदभाव की महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याएं हैं। इन सामाजिक स्थितियों ने मजबूत विरोध आंदोलन को जन्म दिया है, जिसमें इस क्षेत्र में सामंती प्रणाली द्वारा ऐतिहासिक रूप से बनाया गया सामाजिक और आर्थिक असमानता भी है। यहाँ नस्लवाद और भेदभाव भी महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याएं हैं। इन सामाजिक स्थितियों ने मजबूत विरोध आंदोलन को जन्म दिया है, जिसमें से कुछ क्रांतिकारी हैं। पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर दुविधा में हैं कि सुधार या क्रांति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। महाद्वीप में सामाजिक कार्य शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। 1925 सांटियागो डी चिली में पहला दक्षिण अमेरिका सामाजिक स्कूल शुरू हुआ। 1930 में अर्जेंटीना में पहला समाज कार्य का पाठ्यक्रम शुरू किया गया। 1978 में समाज सेवा शिक्षा का अर्जेंटीना काउंसिल का गठन हुआ। 1960 के दशक और 1970 के दशक में मध्य में सोशल वर्क शिक्षा पुनः अवधारणा काल के रूप में स्वीकृति मिली। लैटिन अमेरिका, यूरोप और यूएस से इसका उत्तर खोजना बंद करके स्वतंत्र महाद्वीप बनने की अपनी प्रामाणिक क्षमता की खोज में लग गया था। इस परिप्रेक्ष्य से विचारधारा के दो बुनियादी स्कूल उभरे, कार्यात्मक और ऐतिहासिक। भौतिकवादी कार्यात्मकवादियों ने तर्क दिया कि समाज कार्यकर्ताओं को अपने देश के विकास में योगदान करना और सामाजिक समस्याओं और अन्य समस्याओं को भी खत्म करने में प्रयास करने के लिए सामाजिक संतुलन को उपलब्ध कराना चाहिए। ऐतिहासिक भौतिकवादियों ने तर्क दिया कि समाज कार्यकर्ताओं को गरीब की मदद, उत्पीड़न और हाशिए पर से आंशिक रूप से दूर करने में मदद करने में भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि ब्राजीलिया शिक्षण पोलो फ्रेरे को विचार है कि
धारणा का अर्थ चेतना की जागृति है। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। शोध प्रश्न 2, जिसमें टिप्पणी अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा है उसमें कुछ है कि दक्षिण अमेरिका में समाजकार शिक्षण के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये आप देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा बीच बीच में, वो चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है 1.3 एशिया में समाज कार्य, इसको हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे देख लेते हैं, और थोड़ा सा वीडियो आज का लंबा हो सकता है। एशिया विश्व के सभी प्रमुख धर्मों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और जैन धर्म का घर रहा है। इन सभी धर्मों ने अपने अनुयायियों को गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसलिए समाज में दान करने की एक मजबूत परंपरा मौजूद है। हालांकि इन परंपराओं को पेशेवर सामाजिक कार्य के विकसित करने की अनुमति नहीं है, जैसे कि पश्चिमी समाज में ऐसा किया गया था। इस नियम को तोड़ते हुए मुख्य कारण था कि एशिया के अधिकांश देशों को 18वीं और 19वीं शताब्दी में पश्चिम शक्तियों द्वारा उपनिवेश बनाया गया था। उपनिवेशवाद ने सामाजिक पैटर्न में बदलाव लाए, जिससे यह प्रक्रिया रुक गई। इसके बजाय एशियाई समाज अपने अनौपचारिक शासकों से समाज कार्य और समाज कल्याण के मॉडल प्राप्त हुए। उदाहरण के लिए, समाज में समाज सुधारक ब्रिटिश विचारकों से प्रेरित था, और यह औपनिवेशिक सरकार थी जो पहले के सामाजिक कानूनों को लागू की थी। औपनिवेशिक काल के बाद, यानी कि 1940 और 1950 के बाद, कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहायता प्राप्त कर समाज कार्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान, आप सभी को पता ही है, पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था और फिर उसके बाद अलग हो गया। ये बांग्लादेश ने अक्सर सांस्कृतिक आपदाओं का सामना किया है। 1971 के गृह युद्ध में से एक प्रमुख शरणार्थी संकट का कारण बन गया। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बांग्लादेश में समाज कार्य किया, और यह देश विदेशी सहायता प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा समूह बन गया है। पेशेवर समाज कार्य शिक्षा 1953 में 3 महीने के पाठ्यक्रम के रूप में शुरू की गई। 1955 से 1956 में ढाका में शहरी सामुदायिक विकास परियोजनाओं में काम कर रहे कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए 9 महीनों का नौकरी में रहने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। ढाका में समाज कार्य विद्यालय शुरू करने का प्रभाव शुरू किया गया और संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ डॉक्टर JJO मूर का व्यवहारिक अध्ययन शुरू करने की जिम्मेदारी की गई। हालांकि स्कूल सफल नहीं हुआ। बाद में 1958 में ढाका विश्वविद्यालय के एक घटक के रूप में समाज कल्याण और पुनः विकास केंद्र का एक कॉलेज शुरू किया गया, जो बाद में 1973 के केंद्रीय विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गया और वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर समाज कार्य का डिग्री कार्यक्रम प्रदान किया जा रहा है। श्रीलंका को तब सिलोन कहा जाता था। पहले श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। इसे 1948 में आज़ादी मिली। यह समाजवादी धारा से प्रभावित था और एक मजबूत कल्याणकारी राज्य का स्थापना हुई। श्रीलंका के कल्याणकारी योजना कार्यक्रमों को अपने उच्च सामाजिक विकास सूचकों ने बहुत प्रभावशाली माना था। हालांकि नौकरशाही में प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं का बहुत कम प्रतिनिधित्व है। कम प्रतिनिधित्व के कारण, जैसे कि कल्याणकारी कार्यक्रम को प्रावधान में सरकारी विभागों का प्रभुत्व, जातीय मतभेद और सिंहलियों, तमिलों और मुसलमानों ने बीच संघर्ष और परिवारों के बीच मजबूत बंधन, जो भी ज़्यादातर लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा
उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि समाज कार्य पेशे को धीमी स्वीकृति मिल रही है। श्रीलंका में समाज कार्य का इतिहास सरकारी विभागों में प्रशिक्षित कर्मियों को आवश्यकता से पता चलता है कि मुख्य रूप से समाज सेवा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और परिवीक्षा विभाग और कुछ गैर सरकारी संगठनों ने इसकी ज़रूरत है। सिलोन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क 1952 में स्थापना हुआ। यह श्रीलंका में पेशेवर समाजकार शिक्षा की पहली शुरुआत थी। 1964 में वित्तीय संकट की वजह से इस संस्थान और सामाजिक सेवा मंत्रालय की अधिग्रहण किया गया और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तब इसे सिलोन स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से जाना जाता था। स्कूल में 1978 में समाज कार्य में 2 साल का पूर्णकालीन डिप्लोमा शुरू किया गया था। अंत में स्कूल को संसद के एक अधिनियम द्वारा सामाजिक विभाग के राष्ट्रीय संस्थान के रूप में अपग्रेड किया गया है। अब यह संस्थान समाज कार्य में स्नातक डिग्री प्रदान करता है। 2004 में यह शुरू किया गया और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। पेशेवर समाज कार्य में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, परामर्श पाठ्यक्रम में डिप्लोमा, समाज कार्य में सर्टिफिकेट कोर्स और पेशेवर कार्यक्रम में पूरक कोर्स को प्रदान किया जाता है। इंडोनेशिया 1949 में डच में इंडोनेशिया ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन राजनीतिक स्थिरता के कारण कम्युनिस्टों ने सत्ता लेने की कोशिश की, जो एक सरकार द्वारा मजबूत उपायों से जुड़ी हुई थी। इन उपायों के फलस्वरूप कुछ मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। समाज कार्य में पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम बांडुंग में 1957 में शुरू हुआ था। 2 पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे सामाजिक कर्मियों के स्तर के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम और कुशल सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम का सामाजिक मामलों के मंत्रालय के कर्मचारियों को 1 और 2 साल के लिए प्रशिक्षित किया गया था। 1964 में समाज कल्याण का स्कूल समाज कार्य के स्नातक को स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करने के लिए बांडुंग में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इंडोनेशिया में लगभग 33 सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय हैं, जहां समाज कार्य का समाज कल्याण और 4 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों बांडुंग स्कूल ऑफ सोशल वेलफेयर, बेगोर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर और राज्य इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ यूनान कई जगह योग्यकर्ता जो समाज कार्य में मास्टर प्रोग्राम चलाते हैं। मलेशिया ब्रिटेन में 1957 में मलेशिया स्वतंत्र हुआ। ब्रिटेन से मलेशिया 1957 में स्वतंत्र हुआ था। यह भी कम्युनिस्ट विद्रोह हुआ था, जिसमें बड़े पैमाने पर बल का इस्तेमाल किया गया, जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। 1946 में सामाजिक प्रशासन के लिए एक अलग विभाग ब्रिटेन प्रशासन शुरू किया गया था। औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा समाज शिक्षा का विस्तार औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रशासन में काम करने वाले समाज कल्याण अधिकारियों का प्रशिक्षण की आवश्यकताओं में उत्पन्न हुआ। शुरू में समाज अधिकारी ब्रिटिश लोग थे और वे लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स में जाकर औपनिवेशिक समाज सेवा पर 2 साल के लिए कार्यक्रम की पढ़ाई करते थे। सिंगापुर में मलया विश्वविद्यालय ने अर्थशास्त्र विभाग के अंदर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मॉडल के अनुसार समाज कार्य में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया और इसी पाठ्यक्रम को 1952 में सामाजिक अध्ययन में 2 वर्षीय डिप्लोमा के रूप में उन्नत किया गया। औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रशासन में
समाज कल्याण विभाग में 1952 से इस विश्वविद्यालय की प्रशिक्षण देने के लिए कर्मचारियों को भेजना शुरू किया गया था। मलया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के 1957 और 1968 के मेडिकल सोशल वर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में 1 वर्षीय कोर्स और अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स शुरू किया गया था। कई विश्वविद्यालयों ने समाज कार्य और सामाजिक प्रशासन से जुड़े स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए गए। फिलिप्स 1946 में अपनी स्वतंत्रता के बाद फिलिप्स के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध थे। फिलिप्स विश्वविद्यालय के समाज कार्य और सामुदायिक विकास CSWCD का कॉलेज सामाजिक कार्य शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 1950 में विश्वविद्यालय के लिबरल ऑफ आर्ट में समाजशास्त्र और समाज कल्याण विभाग के साथ एक सामाजिक कल्याण विभाग के रूप में शुरू किया गया था। CSWCD 1961 में समाज कार्य का एक विभाग बन गया। अब CSWCD सामुदायिक विकास में डिप्लोमा में BS डिग्री प्रदान करता है। सामुदायिक विकास में मास्टर BS समाज कार्य में 4 साल का स्नातक कार्यक्रम, समाज कार्य में डिप्लोमा 2 साल का कोर्स है जो समाज कार्य का मास्टर, महिला और विकास में डिप्लोमा और महिलाओं के लिए कला में मास्टर डिग्री भी शुरू की है। वियतनाम ने इस शताब्दी में कई युद्धों का अनुभव किया है। वियतनाम के लोगों ने अपना स्वतंत्रता और एकता को बनाए रखने के लिए जापानी, फ्रेंच और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लड़ा था। 1975 में अमेरिकी सैनिकों ने वियतनाम को छोड़ दिया था जब उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम एकीकरण के लिए तैयार हुए थे। वियतनामी कम्युनिस्ट थे जबकि अमेरिका द्वारा स्थापित दक्षिणी वियतनाम पूंजीवाद था। इस राजनीतिक उथल पुथल का समाज कार्य के उद्भव के अवसर पर काफी प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक फ्रेंच सरकार ने सामाजिक कल्याण को लागू करने के लिए एक शाखा शुरू की। फ्रेंच औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1947 में समाज कार्य का एक स्कूल शुरू किया गया जो उस समय के लिए आर्थिक संगठन को सौंप दिया गया था। 1957 में कैरिटस ग्रेजुएट ने नेतृत्व में वियतनाम आर्मी स्कूल ऑफ सोशल वर्क शुरू किया गया जिसमें 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता था। एक छोटा पाठ्यक्रम शामिल थे। 1968 में UNDP, यूनिसेफ और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने सहयोग के साथ वियतनामी सामाजिक अफेयर्स के मंत्रालय ने समाज कार्य के राष्ट्रीय स्कूल ऑफ स्थापना की जिसमें समाज कार्य के 1 वर्ष और साथ ही 2 वर्षों का पाठ्यक्रम प्रदान किया जाने लगा। कुछ समय बाद 1970 में वियतनामी सामाजिक कार्यक्रमों द्वारा एसोसिएशन आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया और उसी वर्ष सोशल वर्कर अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में शामिल हुआ। समाज कार्य पहले से ही डालाट यूनिवर्सिटी में पेश किया गया था और सैंगोन में वैन हैन यूनिवर्सिटी द्वारा समाज कार्य शिक्षा शुरू करने की तैयारी था। लेकिन क्रांति की शुरुआत के साथ सभी पेशेवर अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियों द्वारा अप्रैल 1975 में रोक दिया गया। 1975 में कम्युनिस्ट सरकार ने 1986 तक समाज कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद कर दिया। 1975 से 1986 तक सामाजिक कार्य या पेशेवर अभ्यास में समाज प्रशिक्षण नहीं था। हालांकि 1979 में सामाजिक कार्य प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र
की स्थापना की गई थी। 1992 में हो ची मिन्ह सिटी ओपन यूनिवर्सिटी में महिला अध्ययन संज्ञान में समाजकार सिद्धांत और अभ्यास को सोशियोलॉजी में स्नातक पाठ्यक्रम में रखा गया था। अब महिला शिक्षा संकाय का यह समाजशास्त्र संकाय के रूप में बदल गया है, जो समाज कार्य में स्नातक डिग्री प्रदान करता है। कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की उपलब्धता के बावजूद वियतनाम में समाज कार्य की पहचान पेशेवर के रूप में नहीं हो सकी, क्योंकि स्कूल में प्रशिक्षण के लिए नैतिकता का कोई कोड नहीं था या इस पेशे के लिए नैतिकता का कोई कोड नहीं था। चीन 1921 में बेजिंग के एक अस्पताल में अमेरिका सोशल वर्कर इडा प्रूइट ने नेतृत्व में एक सामाजिक सेवा विभाग की स्थापना की गई, ताकि सेवा प्रशिक्षण समाज कार्य अपनाने और पूर्णवास सेवाओं का प्रदान किया जा सके। 1922 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA के प्रोफेसर की मदद से यंजिंग यूनिवर्सिटी, अब बीजिंग यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, में समाजशास्त्र विभाग का स्थापना की गई, जिसे 1925 में समाजशास्त्र और सामाजिक सेवाओं के विभाग का नाम दिया गया था। इस विभाग में स्वैच्छिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया और नौकरी में रहते हुए कल्याण संगठनों ने कर्मचारियों की प्रशिक्षण दिया। 1930 के अंत तक 12 विश्वविद्यालयों में समाजकार कार्यक्रम स्थापित किए गए। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार द्वारा स्थापित हुई सोवियत संघ की तरह चीन में भी समाज विज्ञान एक विषयों की छद्म विज्ञान और बुर्जा अनुशासन के रूप में मानता था। इसलिए 1952 में विश्वविद्यालयों में समाज कार्य सहित समाज विज्ञान विषयों को रोक दिया गया था। हालांकि समाज कार्य प्रशिक्षण को रोक दिया गया था, फिर भी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत जैसी सामाजिक कल्याण गतिविधियों, गरीबों को वित्तीय सहायता और वंचित वर्गों को पुनर्वास को जारी रखा गया था। इस प्रकार चीन के लगभग 30 वर्षों तक पश्चिमी समाज कार्य के साथ कोई संपर्क नहीं रहा। साथ ही आर्थिक सुधार के साथ सरकार ने विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम में समाज विज्ञान विषयों को रखने और पुनर्विचार करने का शुरू कर दिया था और 1982 तक 12 विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र शुरू किया गया था। सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना ही एक समाज विज्ञान का विषय था। समाजशास्त्र पर पहली पुस्तक 1984 में प्रकाशित हुई थी, जिससे सामाजिक कार्य के रूप में समाजशास्त्र पर एक अध्याय शामिल किया गया था। 1986 में चीन के पीपल्स रिपब्लिक पार्टी ने राज्य कमीशन ने सोशल वर्क एंड मैनेजमेंट नामक नया विषय पर उच्च शिक्षा प्रणाली के शामिल किया गया। एक वर्ष बाद जिलिन विश्वविद्यालय, पेंगिंग विश्वविद्यालय, रेनमिन विश्वविद्यालय और जियोमेन विश्वविद्यालय को स्नातक स्तर पर समाज कार्य कार्यक्रमों शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इस समय स्वैच्छिक पेशेवर समाज कार्य भी चीन में उभरे तथा नागरिक संगठनों के विकास के साथ तेजी बढ़ने में लगे थे। चीन में समाजकार शिक्षा एसोसिएशन की स्थापना 1994 में हुई, जो समाजकार शिक्षा को बढ़ावा देता है और पिछले 2 दशकों से चीन में समाज कार्य शिक्षा कार्यक्रमों में नाटकीय वृद्धि देखी गई है। अगस्त 2002 में 19 से अधिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समाज कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
अभी हम जापान के बारे में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो शहर हैं, अलग अलग देश हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो समाज कार्य है उसका कैसे वहाँ पे उन्नति हुई, उसमें कैसे क्या स्ट्रगल रहा। तो जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में सहयोग बलों के आगे आत्मसमर्पण किया था और 1951 तक संयुक्त राष्ट्र सहयोगों द्वारा शामिल किया गया था। सहयोगियों का उद्देश्य जापानी सरकार और समाज में बड़े बदलाव लाना था। उनका उद्देश्य जापानी समाज को एक लोकतांत्रिक समाज में परिवर्तित करना था। सहयोगी प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई थी। 1946 में प्रशिक्षण विश्वविद्यालय जो शुरू हुआ और वहीं बाद में टोक्यो में जापान कॉलेज ऑफ सोशल वर्क बन गया। कॉलेज और विश्वविद्यालय में समाज कार्य विभाग युद्ध के लिए बंद थे। उन्होंने धीरे धीरे खुद को स्थापित करना शुरू किया। 1950 में दोशीसा विश्वविद्यालय ने समाज कार्य में पहला मास्टर प्रोग्राम शुरू किया। जापानी एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1955 में अस्तित्व में आया। 12 स्कूल, जिसमें 3 स्कूल जो बाद में शामिल हुए, इस पेशेवर निकास के साथ सदस्य में शुरू हुए। 1950 के दशक में उत्तरार्ध में इस बात पर चर्चा हुई कि सामाजिक कार्य पेशेवर में क्या कहा गया था। पेशेवर को विशेषज्ञ 1960 में आर्थिक सुधार के साथ साथ जापान में समाज कल्याण सेवाओं का विस्तार हुआ। 1970 के दशक में सामाजिक कार्य शिक्षा में एक नया रुझान पाया गया था, जिसमें सामाजिक कार्य पाठ्यक्रम में संशोधन की मांग की, क्योंकि यह बहुत ही पश्चिमी था। इस दौरान सोशल वेलफेयर लेबरर शब्द का समाज कार्यकर्ता की जगह पर व्यापक लोकप्रिय हो गया था। 1970 के दशक के अंत में अधिक योग्य समाज कार्यकर्ताओं की आवश्यकता को समझा गया और उन्हें विनियमित करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय एक नया कानून बनाने के पक्ष में था, लेकिन सामाजिक कार्यों को संगठनों के नकारात्मक विचार के कारण यह प्रभाव लागू नहीं किया जा सकता था। समाज में कार्यकर्ताओं को नियमित करने के लिए जापानी एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क द्वारा कई पहल की जा रही थी। अंत में 1995 में प्रमाणित समाज कार्यकर्ताओं और देखभाल कार्यकर्ता अधिनियम अस्तित्व में आया। 1994 से 1995 में जापान में 415 विश्वविद्यालय थे, जिसमें से 39 यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ 11 कॉलेज और 11 जूनियर कॉलेज JASW के सदस्य थे। अब जापान में 548 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 100 के 4 वर्षीय समाज कल्याण के पाठ्यक्रम विभाग वाले विश्वविद्यालय हैं। समाज कल्याण या समाज कार्य के स्नातक स्कूलों की संख्या बहुत ही कम है। 40 स्कूलों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और 23 में PhD कोर्स है। यहाँ जूनियर कॉलेज तथा प्रशिक्षण स्कूल भी है। जापानी समाज कार्यकर्ताओं में संघ आज तक स्नातक शिक्षा के लिए कोई एकीकृत पाठ्यक्रम नीति नहीं बना सका। दक्षिण कोरिया 1923 में स्थापित होने वाले टेवाहा क्वान पहला आधुनिक समाजकार संस्थान था जो सामुदायिक कार्यक्रमों को लागू किया गया। 1940 के दशक में पुरुद्धा में बड़े अस्पतालों में चिकित्सा और मनोरोग विकास में समाज कार्यकर्ताओं को काम पर रखा गया था।
युवा महिला विश्वविद्यालय ने 1947 में उच्च शिक्षा संगठन में पहली बार समाजकार विभाग खोला। हालांकि कोरियाई युद्ध ने 10 मिलियन लोगों को प्रभावित किया और हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया था। विदेशी सहायता के राहत गतिविधियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई अनाथ बच्चे विदेशों में गोद के रूप में भेजे गए। 1970 में कोरिया में आर्थिक समृद्धि शुरू हो गई थी और 1980 के दशक में लोगों का जीवन जो है स्तर में सुधार आया था। 1987 में कोरिया विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले आधिकारिक विकास सहायता ओडीए के प्राप्तकर्ता में बदलकर प्रदाता देश बनकर गया था। आगे कोरियाई सरकार ने नागरिक समाज सेवा कार्यकर्ताओं को भर्ती करना शुरू कर दिया था। आजकल सरकारी कार्यालयों में लगभग 7,800 सिविल कर्मचारी हैं। जिस पिछले दशक में समाज कार्य शिक्षा तेजी से बढ़ रही है और कोरिया में 200 से ज़्यादा सहयोगी स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम चल रहे हैं। वर्तमान में लगभग 20,000 छात्र इन कार्यक्रमों में नामांकित हैं। दूरस्थ शिक्षा को भी विस्तृत किया गया है। प्रत्येक वर्ष 12,000 से अधिक लोग प्रथम श्रेणी के समाज कार्यकर्ता लाइसेंस लेने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण देते हैं और इसमें उत्तरार्धता की दर 30 से 40% के बीच में होती है। 70,000 से अधिक समाज कार्यकर्ता वर्तमान में कोरिया के विभिन्न सामाजिक सेवा एजेंसियों में काम करते हैं। सऊदी अरब एक इस्लामिक साम्राज्य है। सऊदी अरब के चौथे पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण कार्यक्रमों के विवरण और फिलोसॉफी का स्पष्ट उल्लेखन किया गया है। सऊदी अरब एक 8वीं विकास योजना के मध्य में है और कई सामाजिक कार्य योजनाएं जैसे कि पुनर्वास, देखभाल और मेडिकल सेवाएं हैं जो समाज के कमजोर वर्ग, शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम के लिए बनाई गई है। इसके साथ ही बाल अपराध समाज के सबसे गरीब लोगों के लिए जीवन स्तर पर सुधारने के लिए जो विशेषकर गांव में हो या शहरों में हो, कम विकसित जिलों में रहते हैं, उनकी समस्याओं को निपटने के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। सऊदी अरब में समाज कार्य शिक्षा मध्य पूर्व अन्य देशों के तहत ही पश्चिमी में अनुसरण किया गया है। बंकालोरेट राज्य में बुनियादी प्रशिक्षण स्तर है। पेशेवर संस्थाओं के बजाय विश्वविद्यालयों में समाज कार्य या समाज शास्त्र का समाज कार्य विभाग में डिग्री दी जाती है। इजराइल महान अवसाद के कारण पैलेस्टीन में यहूदियों की आबादी अप्रत्याशित गरीबी, बेरोजगारी और अपर्याप्त आवास इत्यादि से जूझ रही है। अस्थायी सरकार के तहत समाज कल्याण विभाग की स्थापना के लिए 1931 में यहूदी समाज ने प्रसिद्ध अमेरिकी समाज कार्यकर्ता हेनरिट्टा जोल्ड को आमंत्रित करने का फैसला किया। हेनरिट्टा ने इस क्षेत्र में ब्रिटिश और अमेरिकी आधुनिक समाज कल्याण की अवधारणा पेश की। उन्होंने कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए कल्याण विभाग पर जोर दिया। इसलिए 1934 में समाज कार्य से पहले 1 वर्ष तक प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व हेनरिट्टा ने किया था। इसकी शुरुआत मूल रूप से सार्वजनिक कल्याण और अप्रवासी समायोजन कार्य के क्षेत्र में सहायता करने के लिए किया गया था। प्रशिक्षण के लिए शिक्षक अमेरिकी और जर्मनी से आए थे।
तो दोस्तों ये थी जो 1.4 और 1.5 1.4 दक्षिणी अमेरिका में समाज कार्य को समझा हमने, और दक्षिणी एशिया का जो देश है वहाँ पे हमने समझा जो 1.5 है दक्षिणी एशिया में समाज कार्य क्या है, जिसमें बहुत सारे देश हैं। तो अगले जो वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अफ्रीका 1.6 जो है अफ्रीका में समाज कार्य। तो दोस्तों आप बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके लाइक करिए और शेयर करिए अपने MSW के जितने भी सोशल वर्क कर रहे हैं, MSW हो BSW हो, बच्चों को सीखने के लिए, समझने के लिए। फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। ठीक है।